कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने जो अपने चैनल पे एविडेंस एक्ट की वीडियोस डाल रखी है वो स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा लाइक की है और बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैम प्लीज़ एविडेंस एक्ट की और भी वीडियोस बनाइए। तो आज एविडेंस एक्ट के चैप्टर 1 के बारे में वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इंटरप्रिटेशन क्लोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कंप्लीट एक साथ यूट्यूब पे लेक्चर नहीं कर सकती। कई बार स्टोरेज की दिक्कत आ जाती है, कई बार वाईफाई, कई बार नेट, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके कहने पर मैं जो चैप्टर उनको क्लियर नहीं है, जो टॉपिक उनकी क्लियर नहीं है, मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो आज अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे जो कि सभी सब्जेक्ट्स का, लॉ के जितने भी सब्जेक्ट है सब में ही चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आज हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे ताकि स्टूडेंट्स को ये डाउट भी उनका ख़त्म हो जाए कि मैम आप बेयर एक्ट से नहीं पढ़ाते हो तो हमें कैसे समझ आएगा। तो देखिए, मैं जो पढ़ाती हूँ वो शॉर्ट वाइज पढ़ाती हूँ, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को याद हो जाए। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के बारे में। जो ये चैप्टर 1 है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो मैंने एविडेंस एक्ट की इंट्रोडक्शन की वीडियो बना रखी है उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि एविडेंस एक्ट में कितने सेक्शन है, किसने बनाया एविडेंस एक्ट, कब आया, इसमें कितने पार्ट, कितने चैप्टर्स हैं। तो आप सभी को वो सब पता होना चाहिए, उसके बाद ही चैप्टर 1 आप देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, एविडेंस एक्ट है 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद अपने बाद में आते हैं चैप्टर्स, ठीक है, जो 11 चैप्टर्स में डिवाइड है। 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 3 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 क्या कहता है? तथ्यों की सुसंगति, जिसमें सेक्शन 1 से लेके 55 तक आता है। जो ये पार्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जुडिशरी के एग्ज़ाम में, चाहे आप देखिए LLB के एग्ज़ाम में, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो पार्ट 1 कहते हैं तथ्यों की सुसंगति 1 से 55। पार्ट 2 कहता है साक्ष्यों के विषय में, साक्ष्यों के विषय में। पार्ट 2 कहता है साक्ष्यों के विषय में, जो 56 से लेके 100 तक आता है। ठीक है, उसके बाद में पार्ट 3 आता है साक्ष्यों का पेश किया जाना, साक्ष्यों का पेश किया जाना और उनका प्रभाव, ये 101 से 167 तक आता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये 100% इंपॉर्टेंट है। इसमें से 110% क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 अपनों ने पढ़ा 1 से 55, पार्ट 2 56 से 100 और पार्ट 3 101 से 167। इसमें अब क्या पढ़ेंगे? जो ये पार्ट 1 होता है, ये 2 चैप्टर्स में डिवाइड है। ठीक है, पार्ट 1 2 चैप्टर्स में डिवाइड है। पहला है अपना प्रिलिमिनरी के बारे में और दूसरा है तथ्यों की सुसंगति के बारे में। ये 1 से 4 है और ये 5 से 55 तक है। ठीक है, तो आज अपने जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीलिमिनरी क्या होता है? जो प्रारंभिक पार्ट होता है, इसमें क्या होता है कि सेक्शन, इस जो एक्ट का है, इस एक्ट का नाम क्या होता है, ये एक्ट कब आया, ये कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नहीं होता, इस एक्ट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्लोज क्या है, ये सब इसमें दिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है अपनी सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल। क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल। फिर आता है एक्सटेंट, फिर क्या आता है? एक्सटेंट। देन आता है इसका कमेंसमेंट। तो सबसे पहले अपनों को इस एक्ट का कंप्लीट नाम विद ईयर पता होना चाहिए। तो शॉर्ट टाइटल इसका क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो ऊपर कंप्लीट लिखा हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये इसका क्या है? शॉर्ट टाइटल है। देन इसका एक्सटेंट कहाँ है? इसका एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया में, संपूर्ण भारत पर है। मतलब भारत में, पूरे भारत में ये क्या है? एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है पूरे भारत में। जहाँ भी LLB हो रही है, जहाँ भी जुडिशरी के एग्जाम हो रहे हैं, चाहे पंजाब, चाहे हरियाणा, चाहे MP, चाहे बिहार, चाहे राजस्थान, सब में क्या होता है? एविडेंस एक्ट एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद आता है इसका कमेंसमेंट कब है, ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1 सितंबर 1872 को ये क्या हुआ? चलन में आया। यहाँ तक तो सिंपल है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। उसके बाद इस सेक्शन 1 में
इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, वो वहाँ से क्या आता है, अपना एग्ज़ाम में आता है कि ये एविडेंस एक्ट कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ अप्लाई नहीं होता, कहाँ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे सबसे पहले कि ये कहाँ अप्लाई होता है। तो सबसे पहले ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है। सबसे पहले याद रखना है कि ये न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। सेकंड, ये मार्शल कोर्ट्स पर अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है, ये मार्शल कोर्ट्स पर अप्लाई होता है। एंड थर्ड, ये कोर्ट की कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स पर, कोर्ट की कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है। मतलब ये न्यायिक कार्यवाहियों पर अप्लाई होता है, ये मार्शल कोर्ट्स पर अप्लाई होता है, न्यायालय की अवमानना की कार्यवाहियों पर भी एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। देन बात आती है कि कहाँ अप्लाई नहीं होता। तो ये कहाँ अप्लाई नहीं होता, तो नोट डाउन कीजिए, ये आर्मी एक्ट, ये नेवल डिसिप्लिन एक्ट, ठीक है, ये इंडियन नेवी एक्ट, ये एयरफोर्स एक्ट और एक क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये शपथ पत्र पर लागू नहीं होता, ये शपथ पत्र पर लागू नहीं होता। देन ये माध्यस्थ की कार्यवाहियों पर अप्लाई नहीं होता, ये माध्यस्थ की कार्यवाहियों पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिए कि कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई नहीं होता। जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तब आप ऐसे ही लिखिए, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये शॉर्ट में समझ आए। और जब भी नोट्स बनाए तो नोट्स इस हिसाब से इंटरेस्टिंग बनाइए कि जब आप रिवीजन करने बैठो तो हर चीज़ आपको समझ आए कि हाँ ये चीज़ ये लिखी हुई है, यहाँ ये लिखा हुआ है। तो जब आप नोट्स बनाओ तो ऐसे ही लिखो, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, और एविडेंस एक्ट कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नहीं होता। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है, मार्शल कोर्ट्स पर और कोर्ट की कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग पर। ये आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट। देन शपथ पत्र पर और माध्यस्थ की कार्यवाहियों पर ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये है सिंपल सा अपना सेक्शन 1। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं सेक्शन 2। यहाँ पे सेक्शन 2 रिपिल है, तो बात यहीं खत्म नहीं हो जाती कि ये रिपिल है तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं, ये रिपिल है तो कहाँ से भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि रिपिल कौन से अमेंडमेंट से हुआ है। तो याद रखना, सेक्शन 2 रिपिल बाय 1938, मतलब 1938 के अमेंडमेंट से क्या हुआ था, ये रिपिल हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है एंड जुडिशरी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 रिपिल बाय 1938। अब बात आती है हमारे सेक्शन 3 की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या आता है, इंटरप्रिटेशन क्लोज। अब देखिए, इंटरप्रिटेशन क्लोज मतलब इसमें जो सारी डेफिनेशंस दे रखी है, डेफिनेशंस को इंटरप्रेट कर रखा है। अब यहाँ पे आप याद करने के लिए इसको डेफिनेशन क्लोज भी बोल सकते हैं, बट इसके अंदर नंबरिंग तो दे ही नहीं रखी, तो मैम कैसे याद करें। सीआरपीसी में डेफिनेशन क्लोज पढ़ते हैं तो वहाँ नंबरिंग है 1 2 3 4। सीपीसी में पढ़ते हैं, सॉरी सीआरपीसी में एबीसीडी दे रखी है, सीपीसी में 1 2 3 4 दे रखा है। तो एविडेंस एक्ट की इंटरप्रिटेशन क्लोज को कैसे याद रखें, तो इसको याद रखने का एक तरीका है। क्या तरीका है, जैसे एक स्टोरी वाइज याद करेंगे। कैसे, जैसे इस सारे क्लोज को क्या करेंगे, स्टोरी वाइज याद करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, याद कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने जाते हैं कोर्ट। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं अपने कोर्ट। कोर्ट में क्या पेश करते हैं, कोर्ट में फैक्ट पेश करते हैं। कोर्ट में क्या करते हैं, फैक्ट पेश करते हैं। फैक्ट क्या हो सकते हैं, रेलेवेंट भी हो सकते हैं, फैक्ट क्या हो सकते हैं, रेलेवेंट भी हो सकते हैं, और फैक्ट इन इशू भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोर्ट गए, कोर्ट में फैक्ट पेश किए। फैक्ट क्या होते हैं, रेलेवेंट भी हो सकते हैं, फैक्ट इन इशू भी हो सकते हैं। फिर इनका क्या बनवाया अपनों ने, डॉक्यूमेंट बनवाया। जो फैक्ट्स जो कुछ रेलेवेंट थे, कुछ फैक्ट इन इशू थे, उनका बना दिया अपनों ने डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्या किया अपनों ने, साक्ष्य में पेश कर दिया, एविडेंस में पेश कर दिया। अब जो एविडेंस है वो कुछ प्रूव हो सकते हैं, कुछ डिसप्रूव हो सकते हैं, कुछ नॉट प्रूव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एविडेंस कुछ प्रूव हो सकते हैं, कुछ डिसप्रूव हो सकते हैं, और कुछ नॉट प्रूफ हो सकते हैं। और ये सब काम अपनों ने कहाँ किया, कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इसलिए इंडिया के कोर्ट में किया, मतलब इंडिया।
ठीक है, बिल्कुल इजी है, ऐसे याद करोगे तो ये इंटरप्रिटेशन क्लोज आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कोर्ट गए, कोर्ट में फैक्ट पेश किए, फैक्ट रेलेवेंट भी हो सकते हैं, फैक्ट इशू भी हो सकते हैं, फिर उनको अपनों ने डॉक्यूमेंट में बनवाया, डॉक्यूमेंट के बाद अपनों ने उसका साक्ष्य पेश किया, कुछ साक्ष्य प्रूव हुए, कुछ डिसप्रूव हुए, कुछ नॉट प्रूव हुए, और ये सब अपनों ने कहाँ किया, इंडिया की कोर्ट में किया। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। जैसे सीआरपीसी के एबीसीडी से याद रखते हैं, सीपीसी के 1 2 3 4 से याद रखते हैं, एविडेंस एक्ट की आप इस स्टोरी से याद रख सकते हैं, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद आते हैं अपने कोर्ट में। सबसे पहले क्या गए थे, अपने कोर्ट गए थे, है ना, सबसे पहले गए थे अपने कोर्ट। अब इस कोर्ट में आपको कैसे याद रखना है कि कोर्ट में क्या आते हैं और कौन नहीं आते। तो कोर्ट में कौन आते हैं, हमारे जज साहब आते हैं, ठीक है, जजेस आते हैं, सेकंड हमारे मैजिस्ट्रेट साहब आते हैं, और थर्ड साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत पर्सन आते हैं। साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति आते हैं। ठीक है, कौन कौन आते हैं हमारे कोर्ट में, कोर्ट में हमारे जज आते हैं, हमारे मैजिस्ट्रेट साहब आते हैं, और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति आते हैं। देन अब बात आती है कि कोर्ट में कौन नहीं आता, कोर्ट में कौन इंक्लूड नहीं है। तो जो मध्यस्थ करते हैं, आर्बिट्रेशन होते हैं, आर्बिट्रेटर्स होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, वो कोर्ट में इंक्लूड नहीं है। जो मध्यस्थता करते हैं दो लोगों के बीच में, उनको क्या करते हैं, उनके मैटर्स को सॉल्व करते हैं, तो वो क्या आते हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट में नहीं आते। ठीक है, कोर्ट में जज, मैजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति आते हैं, बट कोर्ट में आर्बिट्रेशन नहीं आती। उसके बाद आते हैं अपने फैक्ट में, क्योंकि कोर्ट गए, उसके बाद में कोर्ट में क्या किए अपनों ने, फैक्ट पेश किए। कोर्ट में क्या किए अपनों ने, फैक्ट पेश किए। तो फैक्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है, ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का ज्ञान। क्या है, ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का ज्ञान क्या करे, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा क्या हो, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। मतलब ऐसी कोई फैक्ट है, ऐसी कोई अवस्था है, ऐसा कोई कनेक्शन है, संबंध है जो अपने परसीव कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, बाय परसीव्ड मतलब इंद्रियों द्वारा बोध कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें 1 क्लोज। एंड सेकंड क्या कहते हैं कि कोई मानसिक दशा क्या हुई, कोई मानसिक दशा जिसका ज्ञान किसी व्यक्ति को, कोई मानसिक दशा जिसका भान या ज्ञान किसी व्यक्ति को हो, तो वो भी क्या होंगे, हमारे फैक्ट्स होंगे। तो सिंपल फैक्ट क्या थी, ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, एंड सेकंड कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति पर हो, वो सब क्या होंगे, हमारे फैक्ट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ा अपनों ने कोर्ट के बाद अपनों ने क्या किए, फैक्ट पेश किए। फैक्ट क्या हो सकते हैं, हमारे रेलेवेंट भी हो सकते हैं और फैक्ट इन इशू भी हो सकते हैं। सिंपल से समझते हैं ये रेलेवेंट और फैक्ट इन इशू क्या है। देखिए, कुछ फैक्ट्स अपनों ने ऐसे पेश किए जो रेलेवेंट थे, उस मैटर से कनेक्टेड थे, दिख रहा था कि अगर ये फैक्ट कोर्ट में एडमिट किए तो मैटर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, रेलेवेंट है, कुछ कनेक्शन निकल रहा है, तो वो रेलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन फैक्ट इन इशू मतलब विवादक तथ्य, मतलब ऐसे फैक्ट थे जो डायरेक्ट लग ही नहीं रहा कि ये मैटर से कनेक्टेड हैं, इससे मैटर सॉल्व भी हो सकता है, मतलब पूरी पजल सॉल्व करनी पड़ेगी। कुछ फैक्ट इन इशू वो क्या होंगे, जो कोर्ट में कई बार एडमिट नहीं होते, और 90% कोर्ट में फैक्ट इन इशू एडमिट नहीं होते, तो वो क्या माने जाएंगे, हमारे विवादक तथ्य माने जाएंगे। अब सिंपल समझते हैं कि फैक्ट इन इशू क्या है। देखिए, बेरेक्ट कहते हैं एक तथ्य दूसरे तथ्य से संसक्त, क्या कहा, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित, क्या कहा, जब वो फैक्ट्स थी उनकी रेलेवेंसी से कनेक्टेड
इस एक्ट के प्रोविजंस में, अब ये जो लाइन है इस अधिनियम में के उपबंधों में, तो इस एक्ट में जो आगे प्रोविजंस दे रखे हैं, मतलब जब अपने 6 से लेके 55 तक आगे पढ़ेंगे, उनमें निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से, मतलब कोई मैटर नहीं करता वो किस प्रकार से, लेकिन मैटर क्या करता है, वो कनेक्टेड होने चाहिए उस मैटर से, उस इंसिडेंट से क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो, संसक्त मतलब कनेक्शन होना चाहिए, वो क्या होंगे, रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। मतलब एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस एक्ट में निर्दिष्ट प्रकारों से किसी भी तरह से उस दूसरे फैक्ट से क्या हो, कनेक्टेड हो, तो वो क्या माने जाएंगे, हमारे रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। समझने के लिए क्या याद रखना है कि ऐसे फैक्ट जो उस मैटर से, उस इंसिडेंट से, इवेंट से क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, कनेक्शन दिखना चाहिए कि हाँ इसका कनेक्शन है, इसको लेंगे, इसको देखेंगे, इसको पेश करेंगे तो मैटर जल्दी सोल्व होगा, वो सब क्या माने जाएंगे, हमारे रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। ठीक है, देन आता है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट कोर्ट में एडमिटेड ही नहीं है, जिन फैक्ट्स को कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो क्या माने जाएंगे, हमारे फैक्ट इन इशू माने जाएंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऐसा कोई तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग से, संसर्ग मतलब उससे कनेक्शन, जुड़ा हुआ, संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के, क्या का, या तो हमारा राइट होना चाहिए, लाइबिलिटी होनी चाहिए या डिसेबिलिटी होनी चाहिए, निर्योग्यता के, जिसका किसी वाद या कार्यवाही, दोनों चीजें इनमें दोनों चीजें क्या कर दी इसमें बता दी, या तो सूट होनी चाहिए या प्रोसीडिंग्स में क्या किया, या तो प्रख्यान किया या प्रत्याख्यान किया, मतलब या स्वीकार किया या अस्वीकार किया, उसके क्या किए, उसके अस्तित्व के, उसके अनस्तित्व के, उसके नेचर के, उसके एक्सटेंट के बारे में उत्पत्ति अवश्य में होती है। मतलब फैक्ट इन इशू क्या कहना चाहता है, फैक्ट इन इशू कहता है कि ऐसे कोई फैक्ट हैं, ठीक है, ऐसे कोई फैक्ट हैं, वो क्या हो रहे हैं, या तो एडमिटेड हैं या क्या है, या रिजेक्ट, डिनाई है, ठीक है, या डिनाई है, लेकिन किस लिए डिनाई है, या तो उनके राइट को लेके, या उनके दायित्व को लेके, या उनकी निर्योग्यता को लेके, लेकिन उनके बारे में क्या हो रही है, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में, उनके नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, उनके नेचर के बारे में और एक्सटेंट के बारे में उनकी उत्पत्ति क्या होती है, अवश्य में होती है। तो ये फैक्ट इन इशू है, मतलब जो फैक्ट्स एडमिट नहीं किए जाते, उनको अस्वीकार किया जाता है, वो सब क्या माने जाएंगे, हमारे फैक्ट इन इशू माने जाएंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में। तो क्या डॉक्यूमेंट जो है वो क्या ओनली, जैसे कोई पेपर होता है, कोई स्टाम्प होता है, तो क्या ओनली वही डॉक्यूमेंट माना जाएगा, तो नहीं। अगर आप किसी खाली कागज पे भी कुछ लिख देते हैं, ऐसा कोई क्या कर देते हैं, ऐसी कोई बात लिख देते हैं, ऐसी कोई एडमिशन लिख देते हैं, तो वो भी क्या मानी जाएगी, डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। कि पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है, कोई सब्जेक्ट है जिसको किसी पदार्थ पर, अब ये बोर्ड क्या है, एक सब्सटेंस है, ये एक पदार्थ है, इस पर किसी अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा, मतलब ये बोर्ड है, सब्सटेंस है, इस पे किसी पदार्थ द्वारा, पदार्थ मतलब ये पेन हो गया, पदार्थ द्वारा कोई शब्दों से, अंकों से या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा या तो अभिव्यक्त किया है या वर्णित किया है या एक्सप्रेस किया है, या क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, और इसको इंग्लिश में और क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, ठीक है, या तो एक्सप्रेस किया या डिस्क्राइब किया है, और जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन के लिए, मतलब वो जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसके लिए, उस पर्पस के लिए क्या किया है, उसके पर्पस के लिए उपयोग किए जाने को आश्रयित हो या उपयोग किया जा सके। मतलब कि ऐसा कोई सब्सटेंस है, उस पे किसी पदार्थ द्वारा कोई अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा कुछ अपनों ने चीज लिखी है, जो क्या होनी चाहिए, साक्ष्य में प्रयोग करने के लिए आवश्यक होनी चाहिए, तो वो क्या माना जाएगा, हमारा डॉक्यूमेंट माना जाएगा। जैसे राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, मैंने कुछ लिखा वो एक डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफी एंड फोटोग्राफ भी डॉक्यूमेंट है। देन मैप और प्लान भी डॉक्यूमेंट है।
then inscription on a metal place or stone is a document and then caricature is a document। तो ये सब क्या माने जाएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। उसके बाद में आती है हमारा एविडेंस, मतलब साक्ष्य। जैसा मैंने बताया, साक्ष्य प्रूव भी हो सकता है, कुछ डिसप्रूव भी हो सकता है और कुछ नॉट प्रूव भी हो सकता है। जिसमें अपनों को याद रखना है साक्ष्य। सबसे पहले क्या याद रखना है कि साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मौखिक साक्ष्य, एक होते हैं दस्तावेजी साक्ष्य। एक होते हैं मौखिक साक्ष्य, एक होते हैं दस्तावेजी साक्ष्य। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एविडेंस दो प्रकार के, एक मौखिक साक्ष्य और एक दस्तावेजी साक्ष्य। अब मौखिक साक्ष्य क्या कहता है कि वे सभी कथन, इसमें दो क्लोज दे रखे हैं, जो नंबर 1 है वो मौखिक साक्ष्य और सेकंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फर्स्ट कहता है वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषय में, मतलब कुछ जांच कर ले उस फैक्ट के विषय में, कोई संबंध में न्यायालय अपने सामने, न्यायालय क्या करता है अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की या तो अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। अब यहाँ पे उपेक्षा नहीं है, यहाँ पे अपेक्षा है। क्या करता है, अपेक्षा करता है। तो वो क्या माने जाएंगे, मौखिक साक्ष्य माने जाएंगे। मतलब कोर्ट चाहता है कि आप आइए मेरे सामने ये सब चीज़ें बोलिए, मैं चाहता हूँ कि आप ये सब फैक्ट्स मुझे बताएं, ये ट्रुथनेस बताएं, तो वो क्या माने जाएंगे, मौखिक साक्ष्य कहलाएंगे। मतलब कुछ बोल के बताना, वो सब क्या हुआ, मौखिक साक्ष्य हो गया। सेकंड कहते हैं न्यायालय के निरीक्षण के लिए, मतलब कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए पेश की गई सारी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इंक्लूड है, वो सब क्या माने जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माने जाएंगे। मतलब कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए कुछ चीज़ें पेश की गई है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी क्या माने जाएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माने जाएंगे। उसके बाद में हम साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ पढ़ते हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं हम इंडिया। इंडिया क्या होता है, इंडिया से इंडिया का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। उसके बाद में आते हैं अपने सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 क्या कहता है, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चयक सबूत। जिसमें उपधारणा कर सकेगा में प्रिजम्पशन आता है कि कोर्ट क्या कर सकता है, इसमें साक्ष्य लेने के लिए क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि इसके अलावा भी मुझे साक्ष्य दीजिए। उपधारणा करेगा, शेल प्रिजम्पशन में भी क्या कर सकता है, उसको साबित मान भी सकता है और साबित नहीं भी मान सकता। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ में एक बार जो चीज साबित हो गई, उसके बाद में कोर्ट क्या करेगा, दूसरे एविडेंस की मांग नहीं कर सकता। वो क्या हो जाएगा, कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सिंपल सा पार्ट 1 चैप्टर 1। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं और आप मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच।